छत्तीसगढ़ में एक बार फिर संघ पर हमला बोलकर सीएम बघेल ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर दी। सीएम ने कहा कि जिस तरह नक्सलियों के बड़े कमांडर आंध्र और तेलंगाना में रहते हैं और उनके इशारे पर यहाँ के लोग सिर्फ बंदूक चलाते और गोली खाते हैं, ठीक उसी तरह आरएसएस भी काम करता है, जिसके सारे नेता नागपुर में रहते हैं और उनके इशारे पर छत्तीसगढ़ के लोग अफवाह फैलाने की मशीन की तरह काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। इस बयान के बाद जैसा कयास लगाया गया वैसा ही हुआ। हालांकि आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राज्य के बीजेपी नेताओं ने बयानों की झड़ी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम, सांसद सब ने मिलकर एक सुर में मुख्यमंत्री और कांग्रेस को जवाब दिया। मुझे लगता है कि आरएसएस के प्रति जो भावना व्यक्त की है, जो भाव व्यक्त किया है, ये मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और शायद भूपेश जी को नहीं मालूम, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। आज मैं भूपेश बघेल जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि संघ के बारे में बोलना है तो एक बार संघ को पढ़ना चाहिए, संघ स्थान में जाना चाहिए और जा करके संघ के कार्यों को देखना चाहिए कि आपके जो अनुयायी जिस विचारधारा को लेकर के आपको बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी सुनिश्चित है और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री बघेल ने संघ पर हमला बोला हो, लेकिन बीते कुछ दिनों में सीएम ने ये हमले तेज कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि क्या इसे लेकर सीएम बघेल की कोई खास रणनीति है? राष्ट्रीय मुद्दों पर सीएम की लगातार बयानबाजी के मायने क्या हैं? क्या वो खुद को उन नेताओं की लिस्ट में खड़ा करना चाहते हैं जो संघ के खिलाफ मुखर होकर कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बड़े कद के साथ सक्रिय हैं? और क्या वाकई ये रणनीति उन्हें हाईकमान के नजदीक ला सकती है? इन सवालों के जवाब तलाशना भी दिलचस्प होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आरएसएस को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर पहले भी सख्त होते रहे हैं, लगातार तंज कसते रहे हैं, उनके निशाने पर संघ आता रहा है और आज एक बार फिर से जब संघ निशाने पर आया तो छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने तुलना नक्सलियों से की संघ की और कहा कि आंध्रा में जैसे उनके लीडर संचालित करते हैं नक्सलियों को, वैसे ही नागपुर में बैठे संघ के लोग करते हैं। ये आरोप लगना था, ये बात सामने आनी थी कि एक के बाद एक भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री को कई सलाह दे डाली और एक बार फिर से सलाहों की और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई। तो क्या मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ये बयान दिया, किसी रणनीति के तहत दिया? बहुत सारे चर्चाएं इसको लेकर शुरू हो गई। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। प्रभात मिश्रा जी हैं, संघ विचारक हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। प्रभात मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि संघ को लेकर ही टिप्पणी थी, नक्सलियों से सीधा तुलना करना कितना सही, क्या आपको लगता है इसको लेकर? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, ये बहुत ही चिंताजनक भी है और बड़ा ही कहना चाहिए आशा की विपरीत भी है। मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी जो हैं,
किसी खास मुद्दे से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। और इस समय जब वो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में है, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष जो दिख रहा है, चाहे वो सत्तावादी संघर्ष हो या वैचारिक संघर्ष हो, दोनों मोर्चे पे वो कहीं ना कहीं पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनसेट कर रहे हैं या किसी ऐसे मुद्दे की ओर ले जाना चाहते हैं जहाँ पे जो जनता है वो उस चीज़ को जान ना सके। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो सारी चीज़ों को तथ्यों के साथ देख रही है। और सारे तथ्यों को देखने के बाद मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, हम नागपुर से संचालित होते हैं, लेकिन हाँ हम किसी ऐसे सत्तावादी सोच के बिल्कुल विपरीत हैं और ऐसी सत्तावादी सोच का हम हमेशा विरोध करेंगे जिसके कहीं ना कहीं वैचारिक मूल में यदि कोई वैदेशिक विचारधारा है, बाह्य विचारधारा है, तो हम सदैव उसका विरोध करेंगे। चाहे वो कोई वेटिकन हो, चाहे वो कोई पेकिंग से उसका संबंध हो, चीन से संबंध हो, मॉस्को से संबंध हो, हम ऐसी विचारधारा का हमेशा विरोध करते आए हैं और ऐसा हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्क्स पुत्रों की हमेशा से कोशिश रही है कि वो कांग्रेस की आड़ में अपना वो खेल खेलते हैं और आज वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट में वो बात दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लेनिन स्कूल का प्रभाव और प्रदेश में अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे उनका ध्यान हटाने का एक ये उपक्रम है और ये उपक्रम जो है सफल नहीं होगा। प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, वो ये जानती है कि उसकी यदि सांस्कृतिक मान बिंदुओं पर आक्रमण होगा, उसके सांस्कृतिक मान बिंदुओं को कुचला जाएगा, तो चाहे कोई भी रहे ये सत्तावादी सोच को वो स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ये जो बयान सामने आया निश्चित रूप से हलचल मची है, क्या वाकई सोच समझकर किसी खास रणनीति के तहत दिया गया बयान है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बयान दिया वो समझना जरूरी है। आज देश के समक्ष और छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी चिंता है, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो संविधान और कानून को मानता है, मैं समझता हूं कि विगत जो 10 दिन से घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें वो शांति की अपील करता, घटना की निंदा करता। हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है, हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा ये, क्यों उनको ये कहने मजबूर होना पड़ा? क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो दुख होता है, तकलीफ होती है। वो बात बात में ट्वीट करने वाले देश के प्रधानमंत्री 8-8 लोगों की मौत पर आज तक उन्होंने, वो तो बनारस भी गए लेकिन किसानों की मौत पर जो वहाँ घटनाक्रम हुआ उस पर उसने कुछ नहीं कहा। और ये लगातार इस प्रकार से घटनाएं जो घटित हो रही है, पिछले 7 साल में जो नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, और उसके कारण से देखिए मैं फिर से कहूँगा कि ये सबसे बड़ा भ्रम है सांस्कृतिक संस्था होने का। आज भी ये सांस्कृतिक संस्था होने के आड़ में छुपना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जानती है कि जो भाजपा है वो मुखौटा है और उसके पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आरएसएस ही है। और नागपुर से संचालित होने के बाद, और उसकी तुलना भी क्यों की? देखिए भाजपा के 15 साल के कुशासन में 3 ब्लॉक में सुदूर दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद था। नक्सलवाद का और भारतीय जनता पार्टी का विकास साथ साथ हुआ। द प्रिंट की 16 जून की खबर है अभिषेक जी, उसमें एक एक चीज भाजपा और नक्सलवाद के साठगांठ का, चाहे वो धर्मेंद्र चोपड़ा से संदर्भ हो जो मटेरियल सप्लाई करने वाला था, जो वाकी टॉकी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नक्सलियों को सप्लाई करता था, उसकी गिरफ्तारी भाजपा सांसद की गाड़ी से होती है। जगत पुजारा जो उसकी गिरफ्तारी, उसके बाद पोडियम लिंगा। और एक और बात, जब झीरम कांड हुआ उसके बाद में उसमें जब चालान पहले पेश किया गया था, गणपति और रमन्ना का नाम था, फिर एनआईए किसके दबाव में बाद में उनका नाम विलोपित करती है। तो यह सर्वविदित है और यह खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। क्या हो रहा है आज जो सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ कठुआ में, क्या हुआ उन्नाव में, क्या हुआ? एक पत्रकार कप्पन पिछले 1 साल से अधिक समय से जो है वो गिरफ्तार है। किस बात के लिए? कि वो हाथरस की घटना को कवर कर रहा था। तो पीड़ित को प्रताड़ित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये आरंभ से ही है। संघ पर सीधा अटैक था, इसलिए मैंने संघ को लेकर ये सवाल किया था। एक टिप्पणी में रवि भोई जी की भी लूंगा। भोई जी, ये जो घटनाक्रम आज हुआ है, जो बयान सामने आया, उसके बाद भाजपा का रिएक्शन सामने आया, क्या आपको लगता है कोई खास रणनीति है? क्यों ये बयान सामने आया? देखिए अभिषेक जी, कहीं न कहीं एक रणनीतिक तो होती है। यदि मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, और संघ कोई छोटी संस्था नहीं है, ये राष्ट्रीय संस्था है। और
वो बयान देने का बहुत बड़ा मायने हो सकता है। लेकिन संघ की कार्यप्रणाली और नक्सलियों की कार्यप्रणाली को समझना होगा। कई मौकों पर जिस तरह नक्सली हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वैसे कोई घटना संघ की तरफ से अभी सामने नहीं आया है। और कई मौकों से तो ये आया कि संघ ने समाज सेवा किया, चाहे कश्मीर में बाढ़ की स्थिति हो या भूकंप की स्थिति की बाढ़ में। लेकिन ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसका क्या राजनीतिक उद्देश्य होगा। स्वाभाविक तौर से राजनीतिक उद्देश्य है, और छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों से सामने आई हैं और एक सौहार्द का माहौल बिगड़ा है, उसको लेकर भी संघ के बहाने कहीं न कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ये निश्चित तौर से संघ की शाखाएं, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वनवासी कल्याण परिषद हो, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक तरह से संघ पे लगातार हमले होते रहे। संघ के बहाने कहीं न कहीं लगता है बीजेपी पर ये हमला है। ठीक है प्रभात जी, एक बात ये भी मुख्यमंत्री ने कही कि इनके पास कुछ बचा नहीं। जब वो संघ पे निशाना साध रहे थे तो कहीं न कहीं, जैसा रवि भोई जी कह रहे हैं, निशाना दरअसल बीजेपी पर भी था, क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो प्रदेश में धर्मांतरण का इस वक्त जोर चल रहा है या ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या मुख्यमंत्री ने कवर्धा की ओर जो इशारा किया, उसके पीछे उनका मानना है कि संघ का दिमाग होता है या संघ के एक आदेश या निर्देश होते हैं। इस तरीके से क्या वाकई संघ की इसमें भूमिका है या संघ किसी तरीके से बुद्धिजीवी के तौर पर पीछे है यहाँ पर इन तमाम घटनाओं में मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, आपको जैसा कि मालूम ही है कि कबीरधाम में जो घटना घटी है और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है वो स्वस्फूर्त थी। उसमें कहीं भी संघ नहीं था, ना उसमें संघ किसी प्रकार की अपनी कोई भूमिका मानता है। हाँ, ये जरूर है कि जहां जहां पे यदि संस्कृति पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसी विचारधारा यदि हमारे सांस्कृतिक आधार पे यदि वो आक्रमण करेगी तो उसका कहीं न कहीं जवाब, पूरे प्रत्युत्तर को अच्छे से दिया जाएगा। मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा एक संदर्भ का, जैसा कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो विषयों का उल्लेख किया है मुख्यमंत्री जी ने। मैं सांप्रदायिकता की बात करता हूँ। सांप्रदायिकता का यदि हम एक आजादी पूर्व एक हम संदर्भ लें, खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन था जो तुर्की में छेड़ा गया था। तुर्की में एक संघर्ष था खलीफा का। उसमें भारत में कांग्रेस की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी तत्कालीन, उस कांग्रेस पार्टी ने उस विचारधारा का, उस आंदोलन का समर्थन किया, जबकि हमारा भारत से उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, जब भारत स्वतंत्र होता है तो कांग्रेस के द्वारा ये बात लगातार कही जाती रही कि भारत का विभाजन हम नहीं होने देंगे, हम कतई नहीं होने देंगे। विभाजन की गुनाहगार कौन है, ये पूरा देश जानता है। विभाजन को किसने स्वीकार किया? कांग्रेस ने स्वीकार किया। उस समय कोई भाजपा नहीं थी। तीसरी बात, नेहरू मंत्रिमंडल का गठन होता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं, वो कांग्रेस से थे। लेकिन सांप्रदायिकता की नीति पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मोह भंग होता है नेहरू सरकार से, नेहरू गवर्नमेंट से, और वो उद्योग मंत्री के तत्कालीन पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इस्तीफा होता है। इसके पश्चात आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ में आते हैं धर्मांतरण का विषय। ठीक आजादी के बाद 1952 के पूर्व की घटना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जाते हैं जशपुर, और जशपुर में उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। और उस काले झंडे को दिखाए जाने के पश्चात रविशंकर शुक्ला जी को चिंता होती है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही हैं। मैं जब गया हूं मुख्यमंत्री के नाते तो वहां पे मुझे काले झंडे क्यों दिखाए गए। आप सबको ये विदित ही होगा कि वहां पे काले झंडे किसने दिखलाए, क्यों दिखलाए। और उसके बाद संघ के तरफ से और संघ की विचारधारा ये इस बात को महसूस करती है कि वहां पे जो काले झंडे दिखाए गए, उनकी आस्था भारत में नहीं है, उनकी आस्था कहीं ना कहीं भारत के बाहर है। और ऐसे समय में फिर संघ के द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम का गठन होता है और रविशंकर शुक्ल जी इस बात को स्वीकार करते हैं और नियोगी आयोग का गठन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है, ये संदर्भ कह रहे हैं, रेफरेंसेस कह रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी की भी टिप्पणी ले लेता हूं। और उस नियोगी आयोग ने बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी की
कि ऐसी ऐसी गतिविधियों को तत्काल राष्ट्र हित में रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये धर्मांतरण की जो ये प्रक्रिया है ये हमारे राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर देगी। सुरेंद्र जी, प्रभात जी की बात का आप जवाब देंगे, एक सवाल मैं भी ऐड कर देता हूं। जब भी संघ को लेकर बहस छिड़ती है तो जैसा कि रवि भोई जी बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया था कि 26 जनवरी के गणतंत्र की परेड में संघ को नेहरू जी ने आमंत्रित किया था। इस तरीके के कई एग्जाम्पल सामने आते हैं। फिर मौजूदा दौर में ये इतनी टकराहट क्यों बढ़ी हुई है? मूल बात अभिषेक जी, यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पाखंड है। जिस बात के लिए गुनहगार बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सावरकर जी का जो जीवन है 1911 से पहले और 1911 से 1925 के बीच जब अंग्रेजों के साथ रहे, और जब वो सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, अपनी बात पूरी कर रहा हूं प्रभात जी। जिस प्रकार से कांग्रेस को ये दोष दे रहे हैं, 1925 में सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूरराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और 1937 में अहमदाबाद में 19वें अधिवेशन में हिंदू महासभा में वो पहली बार इस प्रकार से अपने भाषण में दिए, जिसको जिन्ना ने इनके साथ मिलकर 1943 में राग अलापा। और जिस बात के लिए मुखर्जी जी को बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र जी को पढ़ लिया जाए, उन्हें उसमें सुन लीजिए। और भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी ने इनके पूर्वजों के बारे में क्या कहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। जिस प्रकार से देखिए, मैं तो कहता हूं अभिषेक जी, जब ये 1925 में रिहा हुए अंग्रेजों का पेंशन पाकर 60 रुपए का भारी भरकम पेंशन किस बात के लिए दिया जाता था बताएंगे? ये अंग्रेजों के देखिए 1920 में तो जो मुखर्जी जी थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन का खिलाफत की थी, और वही काम जो है सावरकर ने 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का किया। गांधी जी की हत्या के संदर्भ में जो न्यायिक कमेटी गठित की गई थी अभिषेक जी, ये पढ़ ले, जस्टिस जीवन लाल कपूर आयोग की रिपोर्ट में फाइनल कमेंट पढ़ ले, स्पष्ट लिखा है कि गांधी जी की हत्या सावरकर और उनके गुर्गों ने की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये ना ये कंधार कब हुआ कारगिल? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ये बांटना आज इनके लिए आदिवासी विषय नहीं है, आज गाय इनके लिए मुद्दा नहीं है, आज बेरोजगारी इनके लिए मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल किस बात का गलत बात? जीवनलाल कपूर मैं चैलेंज करता हूं, जीवनलाल कपूर की फाइनल कमेंट पढ़ लीजिए। जस्टिस जीवनलाल कपूर आयोग ने स्पष्ट लिखा है, ये लिखा है सावरकर और उनके लोगों ने की थी। बांटना और काटना इनका राजनीतिक हथियार है, पहले से ही करते आए हैं। मैं रवि भोई जी की एक टिप्पणी लेता हूं इस पे। धर्मांतरण एक भी प्रकरण, सुरेंद्र जी एक टिप्पणी में रवि भोई जी की लूंगा इसमें। रवि भोई जी, आज इतिहास को कुरेदने से छत्तीसगढ़ का क्या लाभ होगा? रवि भोई जी, क्या मौजूदा परिस्थिति में क्या इन चर्चाओं से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा है? देखिए, इतिहास से कोई छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं होने वाला है, पर ये स्वाभाविक तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को, और धर्मांतरण एक बड़ा हॉट मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस तरह 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली और उनका यहाँ पे अवसान हुआ, काफी सत्ता से उतर गई, तो स्वाभाविक तौर से जब ऐसे मुद्दे आते हैं जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का या धर्मांतरण की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हॉट इशू होता है, और उसके बचाव के लिए कांग्रेस और सरकार को ये कहना बहुत जरूरी है कि उस पर हमला करना जरूरी है। लेकिन इस इतिहास का महत्व इसमें नहीं है, क्योंकि करंट इशू पे बात करनी चाहिए, और जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है ये राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा है। राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ पर, बिल्कुल। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में मैं चाहूंगा, समय मेरे पास कब, आप अपनी बात बोल दें। अभिषेक जी, जिस प्रकार से बांटने और काटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, आज इनके लिए आदिवासी विषय नहीं है, आज प्रदेश का किसान इनके लिए विषय नहीं है, आज गाय इनके लिए विषय नहीं है। तो फिर से देखिए देश के भीतर क्या चल रहा है। जो जस्टिस लोया के परिजन, संजीव भट्ट के परिजन आज न्याय की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन ये केवल आज इनको क्या सूझ रहा है? धर्मांतरण का 3.25 साल में एक भी प्रकरण, एक भी एफआईआर हो तो बता दे। जबरिया धर्मांतरण एक अलग विषय है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बांटने और काटने के राजनीतिक टूल्स का ही उदाहरण है। 15 साल में रमन के नेतृत्व में इनके मंत्री, मैं नाम बता दूं, रामकुंड में दत्तात्रेय सभा में उपस्थित होते थे। जितने चर्च रमन सिंह के कार्यकाल में चर्चा को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आज ये कवर्धा के मामले पर ये आज राजनीतिक इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, समय मेरे पास इतना ही है। और मुद्दे निश्चित तौर पे जो उठ रहे हैं, आम जनता तो जरूर सोच रही होगी कि उसको
इन तमाम मुद्दों को जानने से क्या वाकई कोई फायदा होगा, कोई लाभ होगा? बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा इसलिए हो रही है यहाँ पर कि ये मुद्दे उठ क्यों रहे हैं, क्या किसी रणनीति के तहत उठ रहे हैं? इन मुद्दों की चर्चा करने से फायदा क्या वाकई छत्तीसगढ़ का माहौल किसी तरीके से बिगड़ रहा है और इसके लिए वाकई कुछ लोग जिम्मेदार हैं, या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजियां तक ही सब कुछ सीमित रहेंगी या सियासी लोगों के लाभ हानि तक सीमित रहेंगे? आम जनता सोच रही है वाकई कि ये जो बातें सामने आती हैं वाकई इन बातों से उसको क्या लाभ होगा, आज क्या लाभ होगा, आने वाले समय में क्या लाभ होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है और आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई जनता को इन सब चीज़ों से कुछ मिलता है या सिर्फ सियासी लोगों को ही सब कुछ हासिल होता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।